हेलो दोस्तों। आज हम एक नए एनिमी द बिगनिंग आफ्टर द एंड को शुरू करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने ओपोनेंट अपने राइवल को तड़पा के मारता है और उसके बाद वह कहता है कि अब मैं एक नया राजा बन गया हूं। इसके बाद वह बंदा अब जो कि एक नया राजा बन चुका है वह अपने बाकी के ओपोनेंट को भी बहुत ही आसानी के साथ हरा देता है। वह बंदा एक्सट्रीमली बहुत पावरफुल था, लेकिन वह अपने ओपोनेंट को हराने के बाद उसके निर्दलीय होकर उसके मुंह पर ख़त्म कर देता था। और सिर्फ वह अपने ओपोनेंट को ही नहीं मारता बल्कि उसके उसके पूरे एरिया को ख़त्म कर देता था और उसके ऊपर बमबारी कर देता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते थे वह ख़त्म हो जाते थे, पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता और वह कहता इसी के साथ मैं सबसे डेंजरस राजा बनता हूँ। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मुकुट की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह ऐसा फील करता है कि मानो वह कहीं डूब रहा है। और फिर वह एकदम से आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वह अपनी आंखें खोलता है तो वह सरप्राइजली अपने सामने यंग कपल को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थे। और वह कपल कहते हैं कि वेलकम वेलकम ऑर्थर, मैं तुम्हारा पापा हूँ रोनाल्ड, और ये देखो ये तुम्हारी मम्मी है एलिस। और ये सुनते ही उसको समझ में आ जाता है कि वह अभी एक नई लाइफ में रिबॉर्न हुआ है और अभी एक बच्चा है, ना कि एक राजा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मानो मैंने कितनी सारी जंग लड़ी है सिर्फ एक बच्चे के रूप में रिबॉर्न होने के लिए। और फिर उसके पेरेंट होते हैं रोनाल्ड और एरिस। वह दोनों ही उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे थे। जो आर्थर था, मतलब वह बंदा मन में ही सोच रहा है ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, जो कुछ भी हो मुझे इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो बॉडी है मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है, मुझे इससे बाहर निकालो। और फिर वह अपनी बिस्तर में ही पोटी कर देता है, जिसके बाद उसकी माँ एलिस उसका काफ़ी ज़्यादा तरीके से केयर करती है। ये सब चीज़ ऑर्थर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। इसके बाद वह कुछ ऐसा देखता है जो कि उसके होश उड़ा देता है। जो ऑर्थर का फादर था रोनाल्ड, वह अपने शरीर के अंदर से एक मैजिकल क्रिस्टल पावर निकालता है जिसकी मदद से वह एक बड़े से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन उन पत्थरों में से ही एक पत्थर का टुकड़ा आके रोनाल्ड के सिर पर लगता है। लेकिन तभी एलिस अपनी हेलिंग मैजिक पावर का यूज़ करती है और वह उसे हील कर देती है। ये सब चीज़ ऑर्थर को एकदम पैशनेट कर देता है। वह इस नए वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो ऑर्थर का फादर था रोनाल्ड, वह बड़े बड़े बीस्ट को आसानी से हरा देता था। ऑर्थर के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई थी, इसलिए वह अपने इन्वायरमेंट, वह अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था उन सभी से नॉलेज को इकट्ठा कर लेता है। और फिर जो एलिस थी वह कहती है कि ऑर्थर चलो अभी सोने का वक्त हो गया है, तुम थोड़ा सा नैप ले लो। और ये कहते ही वहाँ पे ऑर्थर था, उसका भी धीरे धीरे नींद आना चालू हो गया था और तभी वह अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है जहाँ पे उसको चैन से सोने का कोई फ्रीडम नहीं था। वह भी नहीं था क्योंकि हमेशा उसके मारने के लिए कोई ना कोई विलन उसके पीछे पड़ा रहता था। बट एनीवेज अभी दिन बीतते रहते हैं और वह धीरे धीरे बड़ा भी होता जाता है। यहाँ पे रेनाग चालू हो जाता है और वह धीरे धीरे मूव करते करते एक आईने के सामने जाकर रुकता है और वह पहली बार अपना फेस आईने के सामने देखता है और कहता है कि तो ये है बेबी ऑर्थर। सच बताऊं तो अभी मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बॉडी में और ना ही इस नाम को लेकर। इसके बाद ऑर्थर बाबू को फिर से सोने का टाइम हो जाता है और एलिस उसको बहुत ही प्यार से सुला देती है। फिर वह अपना काम करने के लिए चली जाती है, लेकिन हमारा ऑर्थर भाई नीचे उतर जाता है और अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है और अपनी मम्मी के पीछे से होकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। और वह फिर चारों तरफ देखकर वहां से एक बुक निकालता है और कहता है कि नॉलेज ही पावर है, कैसे भी मुझे करके इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी होगी। और फिर वह देखता है कि ये जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उस कॉन्टिनेंट में केवल 3 किंगडम है। पहला किंगडम वॉर्फ का, दूसरा है एल्स का और तीसरा किंगडम है जहाँ पे इंसान रहते हैं। यहाँ पे ये लोग भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और इस किंगडम का नाम है सेफिन किंगडम। और फिर ऑर्थर का एक दूसरी बुक निकालता है और फिर वह बुक होती है मैजिक की। इतना टाइम बिताने के बाद ऑर्थर को इतना तो मालूम हो जाता है कि ये जिस वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट करता है ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है उसके प्रीवियस वर्ल्ड के मुकाबले में। लेकिन इस वर्ल्ड में एक फैसिनेटिंग चीज़ है और वह है माना पावर। माना इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और माना बेसिकली एक ऐसा पावर है जो कि एक इंसान के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसकी मदद से वह मैजिक स्पेशल क्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं। और ये जो माना जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है वह लार्जली
हेरिडेटरी है और नॉर्मली वह किसी 100 बंदे में से एक बंदे के अंदर मिलती है। और इस माना का यूटिलाइजेशन खूब बॉडीली 2 कैटेगरी में बताया जा सकता है। पहला है ऑर्गेमेटाइजेशन और दूसरा है कंजरिंग ऑर्गेमेटाइजेशन। वह बॉडीली पावर को इनहेंस करता है और जो बॉडी है वह एक वेपन की तरह काम करता है। और दूसरी तरफ जो कंजूरस है वह अपने माना को परफेक्ट करके किसी भी दूसरी चीज के ऊपर अपना कंट्रोल का जमा कर सकते हैं। ऑर्थर को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। माना को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है वह होता है माना कोर। माना कोर बेसिकली बॉडी का एक ऐसा सिंगल पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे बॉडी का जितना भी माना है वह सब एक जगह पे आके चैनलाइज होता है। और जो बंदा इस कोर के ऊपर कंट्रोल जमा लेता है, जो इस चीज के ऊपर मास्टरी कर लेता है, वह एक स्ट्रॉन्ग जादूगर, एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बनता है। ये तो एक कांस्टेंट है, ये ऑर्थर के लिए कोई नया नहीं है क्योंकि उनके वर्ल्ड में भी एक ऐसा सिमिलर कांस्टेंट था जिसको कि उसने अच्छी तरीके से मास्टर कर रखा था। और उस एबिलिटी का नाम था की। और फिर उसके अंदर जो माना था वह एक जगह पे कलेक्ट होने लगता है। और तभी वहाँ पे एलिस आती है और कहती है कि ऑर्थर बाबू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले बैठे बैठे, और देख के तो लग रहा है कि तुमने पोटी कर दिया है। रुको, मैं तुम्हें फिर से एक नया डायपर पहना देती हूँ। और ये सब चीज़ ऑर्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे दिन बीतते रहते हैं। हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑर्थर अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन एलिस का एक ही दुख था कि ऑर्थर अभी तक स्माइल ही नहीं किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्ड अपने बच्चों को तलवारबाजी सिखाने में बिजी था। ऑर्थर अभी तक ढंग से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन रोनाल्ड उसको तलवारबाजी सिखाता है, जिसकी वजह से एलिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है रेनाल्ड के ऊपर। और रेनाल्ड बेचारा क्या ही करता, वह कहता है उसके बाद एलिस ऑर्थर को मार्केट घुमाने ले जाती है। और ऑर्थर को मार्केट जाना बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि जैसे जैसे वह मार्केट पे घुसता है उसे अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती है, जैसे कि वेपन, जो कि उसे बताता है कि ये जो वर्ल्ड है ये कितना ज्यादा टेक्निकल एडवांस है। इसके बाद उसे वेरियर पॉइंट ऑफ क्रिस्टल, फिर अलग अलग मैजिक शो भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आते वक्त ऑर्थर काफी ज्यादा थक जाता है और फिर से उसकी मम्मी उससे कहती है मुझे लगता है कि ऑर्थर तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। और उसे काफी ज्यादा लाड दुलार के साथ पाला जा रहा है। ऑर्थर को ये सब चीजें काफी ज्यादा नया फील होती है क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में ऑर्थर को ऐसा केयर कभी भी नहीं मिला था। ऑर्थर एक ऑर्फेन था, अपने पास्ट लाइफ में उसके माँ बाप कोई नहीं था, इसलिए इस लाइफ में उसे जितना भी प्यार मिल रहा था ये सब उसके लिए काफी ज्यादा न्यू था। और उसे वह फील भी कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे ये प्यार मिलना भी जरूरी था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर अपने पापा को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जहाँ पे रोनाल्ड अपने माना पावर को पूरे एरिया को मानो हिला के रख देता है। ऑर्थर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था अपने पापा के पावर को देख के, बट तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और कहती है कि ऑर्थर बेटा तुम्हारे नैप का टाइम हो चुका है। लेकिन फिर जैसे ही एलिस उसको उस बुक शेल्फ के सामने से लेके जाती है, ऑर्थर एकदम से जिद करने लगता है, उसे वह वो बुक फिर से पढ़ना था। और एलिस कहती है कि नहीं नहीं, अभी तुम सो जाओ। और फिर वह ऑर्थर जिद करने लगता है, उस पे उसकी माँ पिघल जाती है। और फिर फाइनली एलिस कहती है ठीक है ऑर्थर बाबू जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम पढ़ लो, बट फिर आके तुम्हें सोना होगा। और फिर ऑर्थर जाके जो बुक पढ़ता है उन सबको पढ़ना चालू कर देता है। और ऑर्थर इस बार अपना जो पूरा फोकस था उसे अपना एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर देता है। जो उसकी पूरी बॉडी थी, उस बॉडी का हर एक फ्रेगमेंट में जितना भी माना पॉइंट था वह एक सिंगल पॉइंट में फोकस हो रहा था। ऑर्थर को समझ में आ चुका था कि वह अपने माना पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा क्लोज है वह, और वह ज्यादा फोकस करने लगता है। उसका पूरा फोकस अपने बॉडी के सेंट्रल पे था। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एलिस को बचाने के लिए रेनाल्ड एकदम उसके ऊपर जंप मारता है और वह धमाका इतना पावरफुल था कि रेनाल्ड की जो पीठ होती है वह एकदम से जल जाती है। लेकिन तभी एलिस एकदम से रोने लगती है क्योंकि घर का जो एक हिस्सा था वह उठ चुका था और जो ऑर्थर था वह उसी के अंदर था। दोनों भाग के जाते हैं और घर के अंदर जैसे ही रोनाल्ड रूम के अंदर घुसता है वह एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वह अपने बेटे को हवा में उड़ते हुए देखता है। ऑर्थर के बॉडी के सेंटर में एकदम से एक ब्राइट लाइट फ्लो हो रहा था और रोनाल्ड को समझ में आ जाता है कि ऑर्थर ने इतने कम उम्र में अपना माना पावर को कंट्रोल कर लिया है। और तभी वह एलिस से कहता है कि एलिस हमारा बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर वह उतर के आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर वीडिंग सीलिंग थी वह गिरने लगती है। ऑर्थर को पता चल गया था कि उसका अंत है, लेकिन तभी रोनाल्ड भाग के आकर उन अपनी मैजिक पावर से उन्हें दूर गिरा देता है। इसके बाद एलिस ऑर्थर को पकड़ के फूट फूट कर रोने लगती है। रेनाल्ड भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन ऑर्थर के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में इसने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था। इस वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए नहीं देखी थी, इसलिए इमोशन भी एक था। और फिर ऑर्थर भी फूट फूट कर रोने लगता है। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है।